हार्ट अटैक होता क्या है सर? हार्ट अटैक बेसिकली जो है दिल की शरियानों में कोई रुकावट या तंगी आने से सीने में दर्द हो कि ये हार्ट का दर्द है या कोई मस्कुलर पेन है? का दर्द जो है कहीं भी एक जगह नहीं होता। रिसेंटली छोटी उम्र के अंदर हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बढ़ रही है। हमारे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी समझ लें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हार्ट अटैक का सबब बनता है जी। जो रात है वो सोने के लिए बनाई है। अगर बेसिकली रात को आप नहीं सोएंगे तो आप कुदरत से टक्कर ले रहे हैं। तो इस डेथ की वजह से जो बाकी हमारे दोस्त हैं वो पैनिक हो जाते हैं या उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है सर अहम टेस्ट है कि जिसको अगर हम करवा लें और हमें तसल्ली हो जाए कि हमारा दिल बिल्कुल सेहतमंद और ठीक काम कर रहा है, ये अपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। मेडिकली इमरजेंसी किट है वो ऐसी कौन सी हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हमें कोई हार्ट का मसला हो तो हम उससे फौरी तौर पे मदद ले सकें? सर उसके लिए रिकमेंडेड जो चीज है उसमें सबसे पहली टेबलेट है डिस्प्रिन गोली। दूसरी जो चीज है वो जैसे कि एनजीसिक टेबलेट है। नब्ज देख के कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ या लो हुआ? जैसे जिंजर है, अदरक और इसी तरह लहसुन है जिसको हम थोम बोलते हैं, उसके इस्तेमाल से क्या वाकई जो दिल का इलाज किया जा सकता है उसमें बेहतरी आ सकती है? सबसे अहम चीज आप लोगों के लिए नींद है जो आपकी तकरीबन रोजाना 8 घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर माजिद अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पिछले तकरीबन 1 माह के अंदर पंजाब पुलिस के तकरीबन 10 जवान महज 40 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक की वजह से इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। दिल की बीमारियों के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से बहुत से अहम सवालात के जवाबात देने के लिए मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगदेश कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सर सबसे पहले तो आपका जो कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हमारे जो देखने वाले हैं उनको सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में और अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में इंतहाई इख्तिसार के साथ बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर जगदेश कुमार है। मैं बतौर कार्डियोलॉजिस्ट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। पिछले 17 साल 18 साल से जो है मैं अपनी खिदमत कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पे दे रहा हूँ। ये स्पेशलाइजेशन सर आपने कहाँ से की थी? मैंने लाहौर से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से स्पेशलाइजेशन की है। सही। आपका आबाई इलाका कराची है और आप फिर लाहौर में और यहाँ पे आके आपने? वैसे तो सिंध से मुताल्लुक है मेरा। यहाँ लाहौर में मैं पिछले 17 साल से ही रह रहा हूँ। 2008 से मैं यहीं पे रहता हूँ और यहीं पे मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है और यहीं पे मैं जो है अपना काम करता रहा हूँ। पहले मैं शुरू में गुलाब देवी हॉस्पिटल में था, वहाँ से ट्रेनिंग की थी। उसके बाद फिर मैं जो है ये अपना क्लिनिक भी करता हूँ और सरकारी जॉब भी है। सरकारी जॉब भी कर रहे भी। अच्छा सर ये आजकल पे एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, जैसे सर्दियाँ आती हैं हार्ट अटैक में इजाफा हो जाता है। तो सबसे पहले तो सर जो हमारे देखने वाले ना उनको ये बताएं कि हार्ट अटैक होता क्या है सर? हार्ट अटैक बेसिकली जो है दिल की शरियानों में कोई रुकावट या तंगी आने से जो है दिल के पट्टों को जो नुकसान पहुंचता है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हमारी आर्टरीज हैं जो वेन्स हैं उनके अंदर अगर ब्लड की जो ब्लॉकेज होगी तो उसको हम हार्ट अटैक बोले जो या बेसिकली जो है ऐसा कोई भी काम जिससे दिल काम करना छोड़ जाए उसको आम करना नहीं कह सकते। वो उसमें ये है कि आपकी जो है ना ये हार्ट अटैक बेसिकली मिसमैच है आपकी ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के साथ। जी जी बिल्कुल। जैसे ही रुकावट होती है तो उसमें आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो उसमें मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल के पट्टे जो है वो उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी जो है वो समझने के वो मरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके बॉडी को टिश्यूज को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो डेड हो जाता है। तो इसी तरह दिल के पत्थरों को जब आपकी ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट आती है तो आपके दिल के पत्ते जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो इसी को ही दिल का अटैक कहते हैं, दिल का हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें आपके शरीरों में कोई भी ब्लॉकेज है चाहे वो मतलब किसी भी वजह से है तो वो आपके दिल के अटैक का सबब बनती है। अच्छा सर अक्सर जब किसी के सीने में दर्द होती है तो लोग इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद उनको हार्ट अटैक आ गया। तो हमें ये किस तरह पता चलेगा कि जब सीने में दर्द हो कि ये हार्ट का दर्द है या कोई मस्कुलर पेन है? देखें इसके लिए ये है कि सीने के दर्द तो वैसे भी खैर बहुत सी वजूहत होते हैं सीने में दर्द की,
उसमें जरूरी आप जैसे कह रहे हैं कि मसल पेन है, मैदे की वजह से बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें सीने का दर्द होता है। मगर दिल के अटैक में या दिल के दर्द में फर्क इतना है कि दिल का दर्द जो है कहीं भी एक जगह नहीं होता, सही, एक जगह तो ये मूविंग सिचुएशन में होगा। मतलब मूविंग से नहीं है, उसमें ये है कि आपका दिल का जो दर्द है वो ये जैसे कोई मतलब उमूमन और लोगों को शिकायत होती है या तो ये सीने के सेंटर में बताते हैं या लेफ्ट साइड पे बताएंगे आपको, मगर ये एक साइड पे या एक जगह पे नहीं होगा, ये फैलता है। फैलने से मुराद है कि इसके जो है ये पहले का तो ऊपर जबड़े में जाएगा, गर्दन में जाएगा, गर्दन में जब पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, बाजू में जाएगा। तो ये यही ऊपर की हिस्से में अगर ये कितनी देर में फैलता है? अचानक या कोई 2-4 मिनट वक्त है उसी वक्त या फौरी तौर फैलता है, फौरी तौर पे ही फैलता है। पहले शुरू में मेरे मरीज को जो है ना वो थोड़ी सी सीने में बोझ भारीपन भी महसूस होता है, किसी को मतलब दर्द शुरू होता है, किसी का सांस खराब होता है, तो उसकी मुख्तलिफ अलामात हैं जिस तरह मरीज को जो हर मरीज में मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो मकसद ये है कि कहने का कि जो मस्कुलर पेन होता है वो आपको एक ही जगह हो रहे, या मैदे का दर्द होगा वो भी इसी तरह एक ही जगह तकरीबन होता है, जो मैदे वाली जगह पे ज्यादातर महसूस होगा। मगर सीने का दर्द एक जगह नहीं होता, वो दिल का दर्द जिसको कहेंगे वो दिल का दर्द आपका एक जगह नहीं होगा, वो फैलने वाला होता है। आपका कभी मतलब लेफ्ट साइड के मतलब बैक साइड पे जाएगा, शोल्डर में जाएगा, अपने जबड़े में जाएगा, बाजू में जाएगा या इस बाजू में जाएगा, मगर वो एक जगह नहीं होगा कभी। तो ये जो है वो समझ ले कि अगर इस तरह का किसी को दर्द हो रहा है तो ये इसका मतलब है कि उसको दिल का ही दर्द है। अगर कोई फर्द घर में अकेला या किसी ऐसी जगह पे है तो उसको ये दिल का मसला बन गया, तो सर मुझे ये बताएं कि सबसे पहले वो अपने लिए खुद क्या कर सकता है, और दूसरा अगर उसके पास कोई दूसरा या तीसरा बंदा मौजूद है तो फर्स्ट एड के हिसाब से वो उसकी क्या मदद कर सकता है? हाँ, उसके लिए ये है कि अगर आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और बंदा है, जी बिल्कुल, तो सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि आपने इमरजेंसी में फौरन 1122 या ऐसी किसी सर्विसेज को कॉल कर लें ताकि आप मरीज को सेफली जो है वो शिफ्ट किया जा सके। ठीक है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि रिसेंटली छोटी उम्र के अंदर हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बढ़ रही है, बल्कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है सर। अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर जो ये रेशियो थी ये 0.3 थी, तो उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो ये 0.5 पे चलेगी। अभी 2026 चल रहा है तो मेरा ख्याल है ये कमोबेश 0.8 पे पहुंच की होगी। तो ये जो छोटी उम्र है सर, इसके अंदर जो बढ़ते हुए हार्ट अटैक की वजह है ये क्या है सर? सर उसमें सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ठीक है। नंबर 2 पे हमारे जो है यंग एज में जो दूसरी वजूहत हैं उसमें आपके ये समझते हैं कि कुछ खानदानी असरात भी ईमेल आप कह लें कि आपके खानदान में किसी को अगर पहले किसी को हार्ट अटैक है, ये वो जो मरूसी बीमारी के हिसाब से चल रही है तो ठीक है, वो है उनके लिए मसला है। दूसरा ये हमारे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी समझ लें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हार्ट अटैक का सबब बनता है। जी बन सकता है, वो इसलिए कि इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, नहीं आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। ये है कि अगर आपकी नींद डेली 6 घंटे से कम है तो आप में रिस्क है हार्ट अटैक का और दूसरी भी आपने ये परेशानी पैदा कर रहे हैं, बढ़ जाता है। उसमें यही है कि आपकी बेसिकली जो रात को नींद में जो आपके हार्मोन वो काम कर रहे होते हैं, जी सही बिल्कुल, वो हार्मोन सारे आपके डिस्टर्ब होते हैं, जिसको हमारी वैसे अगर हम ठीक से अगर समझाएं तो हमारे कुदरत ने जो है हमारे अंदर एक कुदरती घड़ी बनाई है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जी अब वो सर्केडियन रिदम जो है हमारी कुदरत ने इसी तरह बनाई है कि जैसे ही हम सुबह होती है जागते हैं तो हम रोशनी के हिसाब से जागते हैं, ठीक है, और जैसे ही रोशनी खत्म होती है सूरज ढलता है तो हमारा सोने का टाइम होता है। बिल्कुल। अब हम अगर उसको उलट कर दें, उलट करने से मुराद ये है कि उस कुदरती घड़ी के हिसाब से हम चलते हैं ना कि जी सुबह को उठना है, शाम को सोना है या रात को सोना है। अगर हम उलट कर दें तो उलट से मुराद ये कि हम लोग रात को देर तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करके 2-3 बजे सोते हैं, तो जो 3-4 बजे बाद जो सोएंगे तो वो तो समझ लेंगे फिर सुबह होने का टाइम आ गया। अब वो वाला टाइम आपने सारा जाया कर दिया जो नींद का टाइम था, और फिर आप सोए और फिर आपने देर से जागे तो ना नींद पूरी हुई, ना आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस रहेंगे, इसी तरह आपकी बीमारी बिल्कुल सर आप बढ़ती जाए। 100% ठीक कह रहे हैं। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इस चीज का हुक्म दिया है कि जो रात है वो सोने के लिए बनानी है। अगर बेसिकली रात को आप नहीं सोएंगे तो आप कुदरत से टक्कर ले रहे हैं और कुदरत फिर आपसे इंतकाम लेगी बीमारी की शक्ल में। जी बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा सर मुझे ये बताएं कि जो महकमा सेहत है
इन ये क्यों नहीं हरकत में आ रहा कि छोटी उम्र में ये रेशो बढ़ रही है? अब जो आगाही होनी चाहिए पब्लिक में, अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप आगाही दे सकते हैं। इसके अलावा जो है महकमा सेहत है, इसको इकदाम उठाने चाहिए सर। सर उसके लिए ये है कि ये तो वाकई गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ये है कि इसके अलावा वालिदैन की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह कंट्रोल करते हैं। अब बहुत सारे ममालिक में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में या समझने के दूसरे ममालिक में जो है मलेशिया में, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ही ना दें। ठीक है, ठीक है ना। और उनको अगर मतलब कोई भी ऐप या कोई भी चीज यूज करते हुए देखा जाएगा या किया जाएगा तो उनके वालिदैन को उसके लिए जिम्मेदार करार दिया जाएगा। तो उसके लिए बड़ा एक स्ट्रिक्ट कानून उन्होंने बनाया। ठीक उसी तरह स्वीडन जैसे ममालिक ने तो बाकायदा ये किया है कि आपके जो है जो स्कूल्स कॉलेजेस में वहाँ पे उनका जो है मोबाइल और दूसरी चीजों की एंट्री बंद कर, बिल्कुल पाबंदी लगाई है। ठीक है, वो अच्छी बात। वो जो चीजें हैं वो ये ममालिक देख रहे हैं, उनको पता समझ आ रही है क्योंकि ये सारी चीजें ज़ाहिर है बढ़ रही है, तो उन्होंने इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें की है। तो इसी तरह हमारे मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है कि पहले वो भी इस तरह कर सकते हैं, और दूसरा वालिदैन का भी है कि वालिदैन सबसे पहले घर में तो वालिदैन कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, वालिदैन के कंट्रोल में होंगी चीजें तो फिर वो गवर्नमेंट के भी ज़ाहिर है उसमें आ जाएंगी। मगर अगर वालिदैन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट क्या करेगी? भला आपको घर में हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास आजकल मोबाइल हो गया। बिल्कुल ठीक है ना, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए दिया गया हो या किसी मतलब और वजह से दिया गया हो, सामग्री बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए फिर जो है ना ये जो चीजें अब गवर्नमेंट से मुराद ये है कि दूसरी चीजें जैसे अब गवर्नमेंट के हवाले से हैं, जैसे कि अब सिगरेट नोशी है। बिल्कुल ठीक है, अब वो सिगरेट नोशी हर आप देखेंगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास इतने सारे दुकानें खुली हुई हैं, उसको ऊपर पाबंदी लगाई जा लगाई जा सकती है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पाबंदी लगाई जा सकती है, वहाँ आप स्मोकिंग ना करें। यहाँ पे तो पाकिस्तान के तो अंदर सर जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज है ना, उनके अंदर आइस की एयरपोर्ट हुई है, वहाँ भी ऐप का यूज बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट ने। अच्छा, उसमें जो है ये मतलब ये है कि ये जो चीज है ये गवर्नमेंट के करने की चीजें हैं कि आप तालीमी इदारों में या किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जो है इस तरह की पाबंदी लगा सकते हैं। जैसे आप अगर बाहर जाएंगे, बाहर ममालिक में जाएंगे, तो वहाँ भी यही है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे या किसी भी अंदर इंडोर जगहों पे जो है ना आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो वहाँ के आपको बाहर अलग से कोई पोर्शन बना के जहाँ पे आए भले सिगरेट चाहे, मगर पब्लिक में क्यों, उसकी वजह यही है कि सिगरेट सिर्फ पीने वाले को नुकसान नहीं है, मगर उसका धुआं जो है ना वो दूसरे लोगों को जो है इसका असर करता है, जिसको हम जो है पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि एक्टिव स्मोकर तो मैं हूँ मिसाल के तौर जी, मगर मेरे धुएं से आपको भी बिल्कुल धुआं आपको भी उतना ही नुकसान दे रहा है, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान दे रहा है। तो ये जो चीजें अब ये तो गवर्नमेंट के ही इसमें आती है चीजें। बिल्कुल, उसके गवर्नमेंट के ऊपर कुछ पाबंदियां लाए या कुछ इकदाम करे जिससे जो है चीजें, यानी कि मजीद उठाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, कुछ इकदाम उठाए भी हैं। अच्छा सर, जो मोटापा है, स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव है, डिप्रेशन है, क्या ये भी हार्ट अटैक का सबब बनते हैं सर? जी बिल्कुल बनते हैं, ये भी है, क्योंकि उससे जो है ना रिलेटेड बहुत सारी वही बात आ जाती है कि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं। अब मोटापा भी आपके समझने के ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से होता है। ठीक है, वो लाइफस्टाइल और खाने पीने का भी इसमें जाहिर हाथ है। तो मोटापे से फिर ये है कि आपको डायबिटीज होने का, शुगर होने का बड़ा खतरा होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस भी आपके हार्मोन्स की रिलेटेड है, उससे भी आपका जो है वो स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वर्क करता है, जिसकी वजह से आपको जो है ये डिस्टर्बेंस से जो है ये दिल के अपराध हो सकते हैं। ये सारे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से आपको प्रॉब्लम होते हैं बिल्कुल से, क्योंकि उसमें हमारा एक टर्म है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, वो भी एक हार्मोनल डिजीज समझ लें, जिसकी वजह से फिर यही होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, मोटापा बढ़ता है, जिगर पे चर्बी आती है, शुगर हो जाती है, तो ये सब चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें मिलके जो है आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराती हैं, जिसका मतलब यही होता है जिसमें आप अक्सर देखेंगे कि लोगों के तोंद जो है वो बाहर होती है, मोटा वजन ज्यादा होता है। तो ये भी स्ट्रेस और ये भी सारी चीजें आपके हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जो है छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे पुलिस के 1 माह के अंदर तकरीबन जो है 10 जवान हार्ट अटैक की महज 40 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है।
तो इस डेथ की वजह से जो बाकी हमारे दोस्त हैं वो पैनिक हो जाते हैं या उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि हर बंदा ये सोच रहा होता है कि शायद मेरे साथ ये मसला ना हो जाए। तो ये जो पैनिक है या जो खौफ है, इस स्ट्रेस से कैसे बंदा बाहर आ सकता है, ये जरा हमारे जो देखने वाले उनको बताएं सर। सर उसका यही है कि देखिए, हाँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी जी, इनके गहर है ये तो घर में भी अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हो सकता है, वो तो ड्यूटी के दौरान भी हो सकता है। वैसे भी अभी ये तो कह नहीं सकते ना कि दिल का अटैक किसी को कहीं कहाँ हो गया। तो सबसे पहली चीज उसमें यही आती है कि आपको खुदा न खास्ता अगर किसी को भी कहीं भी मसला होता है, तो सबसे पहले यही है कि आपको खुद को रिलैक्स रखना है। जब तक आप खुद को रिलैक्स नहीं रखेंगे तो आपके अंदर जो है वो स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतना आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तो इसीलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रहने से मुराद ये है कि आप बैठ जाएं, लेट जाएं, जहां भी हैं, मतलब आपको जो तकलीफ हो रही है, आपके पास कोई बंदा है या किसी को बुला ले, जो भी आपकी फैसिलिटी है। तो सब स्ट्रेस को कम करना है जितना हो सके उस वक्त। बिल्कुल, स्ट्रेस आपका बढ़ना नहीं चाहिए। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उससे आपके बीपी और दूसरी चीजों पे, हार्ट पे जो है प्रेशर बढ़ता है, जिससे आपके जो है वो अलामत और बढ़ जाती है। यानी कि स्ट्रेस लेने की जरूरत है, आप फ्रेश रहें, आप बैठे रहें, लेट जाएं, पानी पिए, आपको जो भी उस वक्त जो चीज मैसर है आप उसको यूटिलाइज करें, अपने लिए खुशगवार माहौल पैदा करें। बट उसके और ये जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आपकी अलामत जो है वो कंट्रोल में रहेंगी और आप सुकून से सोच सकेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप ऐसी जगह हैं, कहीं रास्ते में, कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपके जो है इस तरह की चीज हो रही है, तो वहाँ अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ये होगा कि आपको अपने लिए कोई भी मदद नहीं दे सकेंगे। फिर अगर आप रिलैक्स होंगे तो आपके सोचने की जो है कुव्वत बढ़ेगी और आप सोच सकेंगे कि मैंने अपने लिए अभी क्या करना है या मैंने किसी से हेल्प लेनी है, किस तरह करना। सही। अच्छा सर, दिल के जो 3-4 अहम टेस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक तो ईसीजी है सर, दूसरा स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, और तीसरा जो है इकोकार्डियोग्राम, और जो चौथा है वो कार्डियक सिटी स्कैन है सर। इनमें से ऐसा कौन सा सर अहम टेस्ट है कि जिसको अगर हम करवा लें और हमें तसल्ली हो जाएगा हमारा दिल बिल्कुल सेहतमंद और ठीक काम कर रहा है? देखिए, वो हर चीज का टेस्ट का जो है ना एक अलग इंडिकेशन है कि आप वो क्यों करा रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि उम्र के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। जी, जैसे अब यंगस्टर्स की बात हो रही है या नौजवानों की बात हो रही है, तो 30 साल या उससे कम या 30 साल से ज्यादा थोड़ी सी भी उम्र है, अगर 30-35 साल उम्र है, तो आपको सबसे पहले अपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। सही, ठीक है, क्योंकि ये बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो खामोशी से होती हैं, जिनको पता ही नहीं होता। क्योंकि शुगर को आप जो है ना, अगर आपके खानदान में है और आपके आबाइयों में है, तो आपको होने का खतरा होता है। दूसरा, आपके रहन सहन और लाइफस्टाइल की वजह से आपको शुगर होने का खतरा होता है, तो इसीलिए आपको शुगर लाजमी चेक करानी चाहिए आपको। ये जो एलपीटी है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, तो अगर ये बिल्कुल बंदे का ठीक हो, शुगर भी ठीक हो, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है। वो दूसरा बिल्कुल सेहतमंद नहीं, मतलब कि ये आपके टेस्ट जो है ना, ये आपको अगर आप फिट है और आपको अल्लाह खैर करे कि कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आपको साल में एक दफा लाजमी कराने चाहिए। बिल्कुल करवाने, साल में एक दफा आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपके खानदान में है किसी को प्रॉब्लम, यानी कि लिपिड का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का या दिल का या शुगर का, तो लाजमन आपको 6 माह में करानी चाहिए। सही, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहीं आप में भी वो चीजें डेवलप तो नहीं हुई। बिल्कुल। तरह ये चीजें कि भाई अगर आप 40 के ऊपर हैं, आपकी जो एज जो है वो 40 या उससे ज्यादा है, तो फिर आपके लिए दूसरी भी टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि आप ईसीजी करा लिया करें। जी जी, ठीक है। और अपने आप को देखने के लिए आप इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं। जी, उसमें मुख्तलिफ है कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ है, तकलीफ से मुराद है कि दिल के हवाले से आप चीजें समझते हैं कि मुझे इस हवाले से कोई तकलीफ है, जैसे कि आपको चलने फिरने में, काम करने में कोई तकलीफ होती है, जैसे सांस चढ़ना, हाँ ठीक है ना, वजन उठाने में कोई तकलीफ होती है, और जो है जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसमें कोई तकलीफ होती है, आपका सांस चढ़ जाता है, सीने में दर्द, बोझ, भारीपन महसूस होता है। बिल्कुल। अगर आप इस तरह की अलामत की सूरत में आपको जो है वो टेस्ट सजेस्ट किए जाए। अगर आप बिल्कुल, अगर आप पैदल चल रहे हैं, आपका सांस फूल रहा है, सीढ़ियां चढ़ते हैं सांस चलता है, आपके जो हाथ और पांव सुन्न हो रहे हैं, टिंगलिंग और नमनेस हो रही है, तो चाहती तौर से आप रेस्ट करवाएं। उसका ये आता है कि मतलब आप अपने टेस्ट में अब ये ईसीजी जो है, अब ईसीजी भी आपके लिए बेहतर है, नॉर्मली आप करा सकते हैं। उसके बाद जो है इकोकार्डियोग्राम हो गया जो आपने बताया, उसके वाले की
मगर अगर दिल के हवाले से कोई चीज़ उनमें आती है, जैसे आपकी कोई चीज़ें ख़राब हैं, जैसे आपको शुगर भी आ गई या मिसाल ब्लड प्रेशर भी आ गया या ईसीजी में कोई फाइंडिंग्स आ गई, तो फिर आपका आगे स्टेप होता है इकोकार्डियोग्राम और सीटी एंजियोग्राम। जी, ये उसके बाद क्या है? बात ये है कि वो क्योंकि अगर आपके डायग्नोसिस में कोई ऐसी चीज़ आती है या किसी मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि किसी में कोई ऐसी चीज़ का शुबा है, तो फिर हम उसके लिए मजीद सजेस्ट करते हैं कि भाई इसको इकोकार्डियोग्राम करानी चाहिए या एंजियोग्राम कराना चाहिए, जिससे हमें मजीद पता चले कि इसका। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सर जो नॉर्मल है लेकिन वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए टेस्ट करवाना था, उसके लिए एलपीटी मेरा ख्याल है तो फिर प्रोफाइल है, शुगर टेस्ट आपके बेस्ट HbA1c करवा लें, क्या उनको तसल्ली 6 महीने बाद करा लिया करें या लिपिड प्रोफाइल करा लिया करें, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल सही है। अच्छा, ये सर जो हाई ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर, ये दोनों भी हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा सबब बनते हैं सर? नहीं, हाई ब्लड प्रेशर तो बन सकता है, उसमें यही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर में भी आप ये समझ लें कि शरीरानों पे दबाव बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, तो जो दिल की शरीरानों के ऊपर जो है और बॉडी की शरीरानों के ऊपर जो है ब्लड प्रेशर दबाव बढ़ने से इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सही। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है कि दिल के पट्टों पे खिंचाव बढ़ जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो जितना आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उतना आपके दिल के पट्टों के ऊपर खिंचाव बढ़ जाता है, तो वो खिंचाव और जो है वो आपके जो है दिल के अटैक की जो है वजह बन सकते हैं। बिल्कुल वजह बनती। तो अगर सर मिसाल के तौर पे किसी का अचानक ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, तो उसको हम आम जो तरीका घर में है, कोई ऐसी जगह पे दवाई नहीं है, तो उसका कोई है सर? सर उसके लिए यही है कि आप रिलैक्स रहें, अपना जो पानी इस्तेमाल करें या ठीक है ना, उसमें यही है। और जैसे मौसम अभी सर्दी का है तो गर्म पानी में पैर डाल के भी आप बैठेंगे तो थोड़ा सा उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक घर में करने वाली चीज है कि आप पानी का पतीला गर्म करें, उसमें थोड़ी देर के लिए पानी में पैर रख के बैठ जाएं, तो उससे भी आपके ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा जल्दी कम हो जाएगा। बाकी तो ये है कि बाकी तो आप दवाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें और सही चीज है नहीं कि आप जो है उसको कंट्रोल कर सके। एक आम इंसान जो है सर, उसके अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियां आ रही हों तो उसको फिक्र करनी चाहिए? जैसे कि हम अलामात की बात करें, अभी आपने बता दिया कि सांस का फूलना, इसके अलावा कोई इसमें इजाफा करें? और उसमें यही है कि अगर आपका जो है वजन बढ़ रहा है, बिल्कुल, अगर मोटापा आ रहा है आपके जो है, उसके अलावा आपको कोई, जैसे मैंने बताया कि रूटीन के काम करने में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, जैसे आप पहले जो काम कर रहे थे और अब जो काम कर रहे हैं, और उसमें मतलब अगर आप समझते हैं कि हमारे रूटीन में फर्क आ रहा है, यानी कि हमें कोई भी काम करने में थकावट होती है, कमजोरी महसूस होती है या सांस चढ़ता है, तो ऐसी बहुत सारी जो अलामत होती हैं जो खामोश होती हैं, जो उसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि उनको ये लगता है कि ये वैसे ही हमें बिल्कुल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे जो उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, या ऐसे ही जैसे सीने में दर्द कभी हुआ कभी नहीं हुआ, या कभी वो बहुत सारे लोग जो है वो आम डॉक्टर के पास जाके मैदे की दवाई ले लेते हैं और वो समझते हैं कि ये या पेन किलर ले लेते हैं और मतलब से इलाज वाला जो आजकल रुझान है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि खुद ही मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं और उनसे पेन किलर लेके खा लेते हैं। हाँ, मुझे ये मजा मैदे की दवाई लेके पहले खा लेते हैं, मगर वो जो है वो आरजी आपको उस वक्त जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है, मगर वो बीमारी का हल नहीं है कुछ। अच्छा, अक्सर सोशल मीडिया पे देखें तो वो बता रहे होते हैं जी जोर जोर के खांसना शुरू कर दें या ये मिथ्स हैं, और बेसिकली जो है लोगों को मतलब ऐसे ही कहीं ना कहीं से कोई जो लोग पढ़ लेते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है कि खांसने से आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका कोई ये है कि आप फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें या हॉस्पिटल में जाएं या 1112 को कॉल करें। डॉक्टर साहब, जो मेडिकली इमरजेंसी किट है वो ऐसी कौन सी हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हमें कोई हार्ट का मसला हो तो हम उससे फौरी तौर पे मदद ले सकें? सर उसके लिए रिकमेंडेड जो चीज है उसमें सबसे पहली टेबलेट है डिस्प्रिन गोली। जी बिल्कुल, तो वैसे भी आपने पुराने जमाने में देखी होंगी, बताते हैं डिस्प्रिन गोली सर दर्द के लिए बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल। डिस्प्रिन गोली जो है वो आती है बेसिकली 300 मिलीग्राम की। जी, वो आपके पास हर वक्त घर में पड़ी रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। डिस्प्रिन का ये इस्तेमाल ये है कि आपको जब भी खुदा न खास्ता मसला समझ आए कि ऐसा कुछ दिल का मसला हो रहा है, तो उसको मुंह में रख के चबा के खा जाए। चबाना यानी पानी के साथ चबाना है, बिल्कुल चबा के खा ले, ठीक है। तो वो एक सबसे पहली चीज है जो आपको हार्ट अटैक से, क्योंकि वो खून को पतला करती है, तो आपके अंदर जो क्लॉट्स या जो भी चीज बनती है उसको खून पतला करने से फर्क पड़ जाता है, आपका दिल की शरीरों में खून की सप्लाई ठीक हो जाएगी।
जिसके बाद दूसरी जो चीज है वो जैसे कि एनजीसिड टेबलेट है, बिल्कुल एनजीसिड का तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जुबान के नीचे जबान के नीचे रखे, मगर उसका भी एक ये है कि आपको अगर घर में ब्लड प्रेशर चेक करने की सहूलत है तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर वो नॉर्मल है तो आप एनजीसिड रखें, सही। अगर नहीं कम है तो फिर उसको ना रखें, क्योंकि वो और ज्यादा हाँ मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर में रखना है, ये बड़ी अहम बात है कि कहीं ऐसा ना हो कम लो ब्लड प्रेशर है वो इस्तेमाल करे और ज्यादा मजीद लो हो जाए। कम हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सब अगर आपके पास सहूलत है घर में कोई डिजिटल में कोई पीपरेटर है या कोई से भी है तो उसे बीपी चेक करके फिर आप उसको एनजीसिड भी रख सकते हैं। बिल्कुल एनजीसिड का आपने इस्तेमाल तब करना है जब ब्लड प्रेशर हाई हो, लो में इसका इस्तेमाल हाई हो या नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल में हो तो उसमें आप एनजीसिड सबसे पहले इस्तेमाल। अच्छा सर ये मुझे बताना कि ये 2 गोलियां रखेंगे जुबान के नीचे? नहीं, एक गोली रखेंगे और कितनी देर बाद फिर उसका तरीका ये है कि एक गोली आपने जबान के नीचे रखी, आप वेट करें 5-10 मिनट, 10 मिनट में अगर आपको सीने में दर्द या वो तकलीफ कम होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर आप दूसरी रखेंगे, ठीक है ना। दूसरी रखने के बाद भी आपने 10-15 मिनट कोई वेट करना है, 10 मिनट का, अगर आप देख लेते हैं कि नहीं, अगर आपको तीसरी गोली रखने की जरूरत पड़ती है, आप समझते हैं कि अभी भी इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, जब तक आपके लिए कोई इमदाद आ जाए, कोई एम्बुलेंस आ जाए या कुछ आ जाए, तब आपने तीसरी गोली रखने से पहले कोशिश ये करनी है कि आप हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो, चाहे वो आप अपनी सवारी पे जाएं या एम्बुलेंस में जाएं या किसी भी सूरत में जाएं। फिर आप रास्ते में वो तीसरी गोली रख लें ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वहां तक पहुंचने का उसमें आपको रिलीफ मिले। हाँ मेरा सर यही सवाल है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाना तो उस 100 किलोमीटर के अंदर वो किस तरह गोलियों का इस्तेमाल करे? वो यही है ना कि आपको एक गोली तो आपने घर पे रखी, दूसरी आप रास्ते में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी आधे घंटे का वक्फा या 10 मिनट, बस 15 मिनट के वक्फे से अगर आपको दूर है तो 2 ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि जितना आप जितनी ज्यादा गोलियां रखेंगे उतना बीपी आप पे गिर जाएगा। अच्छा लो हो जाए क्योंकि उसका जो है ये इफेक्ट है ना कि वो आपकी दिल की शरीरों को डायलेट करती है, खोल देती है, तो खोलने से डाउन हो जाता है। अगर आपका बीपी ज्यादा है तो आपको ये 2-3 गोलियां रखने से शायद फर्क ना पड़े, मगर अगर आपका नॉर्मल बीपी है और नॉर्मल बीपी पे अगर आप उसको बार बार रखेंगे तो वो बीपी और ज्यादा नीचे चला है। यानी अगर ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है तो फिर आप रखते जाए देख के उसी हिसाब से। अगर आपके पास डिजिटल मशीन है तो आप साथ रखें, आप चेक कर सकते। सही। तीसरी जो चीज है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल की एक गोली आती है एटोरवेस्टिन, जिसको हम कहते हैं। सही। उसका ये है कि वो तकरीबन 40 मिलीग्राम से 80 मिलीग्राम के हिसाब से जो है वो आपको खानी चाहिए उसी वक्त जो है जब आपको चेस्ट पेन वगैरह महसूस हो रहा है। सही आप, तो वो भी तीसरी आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। सही। इसका नाम सर दोबारा एटोरवेस्टिन, ठीक है, एटोरवा या एटोरवेस्टिन जिसको आप कहते हैं। वो 20 मिलीग्राम की एक गोली आती है नॉर्मली, जी 40 की भी आती है, मगर ये कि आमतौर पे अगर आप 20 मिलीग्राम की भी घर में रखेंगे तो वो 3-4 गोलियां आप अपने उसी वक्त खा दे, आपकी जो है वो 40-80 मिलीग्राम हो जाएगी, तो आप उसी वक्त 4 गोलियां उसी वो भी खा लें तो आपके जो है उसे फर्क पड़ जाएगा। तो ये 4 चीजें हैं जो आपके घर में उसी वक्त बिल्कुल इमरजेंसी किट के तौर पे आपकी जेब में या आपके घर में होनी चाहिए। घर में होनी चाहिए, दफ्तर में होनी चाहिए, आपके ऑफिस में हर वक्त पड़ी रहनी चाहिए, ताकि आपके किसी भी अमले को भी कुछ खुदा ना खाता किसी टाइम हो सकता है, तो आप घर में ऑफिस में भी एक किट बना के रखें। दूसरे आते हैं डेपोनेट पैचेस जो है वो आपके ये आते हैं कि आप जो है वो किसी भी बंदे को छाती पे लगा दे। सही। पैच होते हैं वो बने बनाए, वो जस्ट लाइक आपके जैसे एनजीसिड गोली है जी वो उसी तरह के ही डेपोनेट पैचेस होते हैं जिनमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है जी। उसका काम भी ये होता है कि वो आपके छाती पे लगाने से जो है वो उसकी जो है एक किस्म का जो इफेक्ट जो है वो यही होता है कि आपके वेसल्स को डायलेट कर देता है, मगर वो ज्यादा इसीलिए बेहतर होता है कि आपको जबान के नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ती गोलियां, वो इधर रखने से वो मुस्तकिल आपके दवाई जो है अंदर असर करती रहती है, ठीक है। वो आपको बाहरों लगा रहता है, आपको फौरन जबान के नीचे रखने से ये तो डर है ना कि आपका बीपी डाउन हो जाएगा, बिल्कुल से ये डर नहीं है आपका कि बीपी जल्दी डाउन हो जाएगा, मैंने वो आपको मुस्तकिल आपकी जो है दवाई के तौर पे जो है काम करता रहेगा। तो वो भी डेपोनेट पैचेस भी मिलते हैं, डेपोनेट पैचेस के नाम से आते हैं, वो भी आप अपने पास अगर कहीं से स्टोर से लेके अगर आप अपने ऑफिस में या किसी घर में रख लें तो वो भी यही कह सकता है कि आप उसको लगा दें और एम्बुलेंस बंदे को भेज दें फौरी तौर पे भेज दें। अच्छा सर मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह पे कोई बंदा गिर जाता, बेहोश हो जाता, अब आम बंदा कोई के पास कोई जज करने का तरीका है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है ये लो, उसको देख के पसीना आया है या कोई ऐसा, उससे कोई मतलब हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जब पसीना लगे? उसके लिए सबसे पहली चीज यही होती है
कि पहले तो आप मरीज को रेस्पॉन्स को चेक करते हैं ना, सही मरीज रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही मतलब यानी कि वो आपकी आवाज से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या आपके हिलाने से उसको मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको दिल का ही कोई नहीं मसला है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो उसको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सही ठीक है ना। तो कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट फिर आपका वही आता है कि सीपीआर करना पड़ता है आपको, जाके आप उसको जब तक आप सीपीआर नहीं करेंगे तब तक आप उसको कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट नहीं कर सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, नब्ज देख के कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ या लो हुआ? नहीं, नब्ज ऐसा कोई नियमन यही होता है कि बंदा पैनिक होता है या जिंदगी के एक तरफ से जो है वो इरिटेबल होता है, तो जाहिर है उस वक्त तो आपकी हार्ट बीट तेज भी होती है। सही। तो हार्ट बीट तेज होना बहुत सारी वजूहत में हो सकती है, जरूरी नहीं। हाँ, ये पता चल सकता है कि कहीं आपकी हार्ट बीट इरेगुलर तो नहीं है, मतलब ये कि बेरफ्त तो नहीं है, उसमें कोई वो रेगुलर जैसे मतलब पल्स जो चल रही हो रही कोई वो आपके जो ये आवाज अगर उसमें वक्फा आ रहा है, हाँ इरेगुलर हार्ट बीट है, तो उससे ये पता चलता है कि आपका कोई अरिथमिया है जो आपकी जिसकी वजह से आपको कुछ मसला हुआ है। सही। वो ये चीज आपको सिर्फ उससे पता चल सकती है कि आपकी अरिथमिया वगैरह है, कोई हार्ट बीट आपको मिस कर रही है या आपकी तेज है, रेगुलर है या रेगुलर है, तो ये आपको पता लग सकता है। उससे बाकी बीपी का तो उससे बगैर नहीं पता चल सकता इस तरह। अच्छा, आपका देखो तो नहीं चल सकता। ये सर जो अंजाइना है, ये हार्ट अटैक का ही दूसरा नाम है या इसके लिए ये कोई लहदा टर्म है सर? नहीं, अंजाइना भी एक किस्म का ये है कि दिल के दर्द को ही कहते हैं। जी जी। ठीक है, अंजाइना का मतलब है कि चेस्ट पेन जो अब जिसको हम कह रहे हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम अंजाइना ही कहते हैं। सही। ठीक है ना। हम दिल के दर्द कोई मतलब उसमें वही बात है। अंजाइना मतलब आपका ये है कि आपके जो सीने में मैंने कहा कि बोझ है, भारीपन है, दर्द है वो, या सांस चढ़ना है, वो अंजाइना है। सही। अच्छा, बड़ी अच्छी सा डॉक्टर साहब आपने गुफ्तगू की। तो अभी अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर, अगर किसी के साथ ये कोई मसला है, उसको पता है, उसने टेस्ट करवाया, तो एक तो सर खुराक के हवाले से थोड़ा बता दें, और दूसरा फिजिकली ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको करके वो अपने आप को सेहतमंद रख सकता है सर? तो सबसे पहले तो सर खुराक, जहाँ तक ताल्लुक है खुराक का, तो खुराक में सबसे पहली चीज यही है कि बदपरहेजी किसी की चीज की नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा तर्ज जिंदगी अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी जो है बहुत सारी जो है बीमारियों से आप बचा सकते हैं अपने आप। तो सब पहले कि खुराक में जैसे कि हम आजकल के बाहर की चीजें, कढ़ाइयाँ गोश्त वगैरह, फास्ट फूड हो गया, कढ़ाइयाँ गोश्त, चिकनाई का काम इस्तेमाल करें। चिकनाई नहीं मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई ना। मतलब अब हम करेंगे तो सबसे पहली चीज वही है कि प्रोसेस्ड फूड, जैसे ये आपका हो गया फास्ट फूड है बिल्कुल, या बाहर की दूसरी चीजें की पैकिंग वाली जी, पैकिंग वाली चीजें जैसे नूडल्स हैं, दूसरे हैं चिप्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें, हम बच्चों को भी ये चीजें आदी करते जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें, प्रोसेस फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, इन चीजों से आपने खुद को बचाना है। और दूसरा ये है कि घर के खाने को प्रेफरेंस देनी है ज्यादातर। सही। और उसमें सबसे पहली चीज यही है कि आपने नमक और चिकनाई, दो चीजों की परहेज होती है जो दिल के मसले को बचाने के लिए। नमक का इस्तेमाल घर में कम रखें। चिकनाई से मुराद ये है कि बड़ा छोटा गोश्त, तली हुई चीजें, पकोड़े, समोसे, पराठे, घी, मक्खन, ऐसी चीजों से। अच्छा, ये जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, रोस्ट की बात कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए या हफ्ते में एक आध बार आप इस्तेमाल करेंगे? खाना कोई मना नहीं है, मगर मेन चीज मिकदार पे आती है ना कि आप क्या मिकदार खाते। हाँ, मतलब अगर आप मुनासिब मिकदार में अगर हफ्ते में एक आध दफा खा लेंगे तो कोई मना नहीं। बस आप दिले पे रहे, पहले ही कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला है तो आपको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही। मगर अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है आपको और आप वैसे ठीक हैं तो आप वो खाने में कोई अर्ज नहीं। मगर कोशिश ही करें कि तली हुई चीजें, पकोड़े, समोसे, पराठे, घी, मक्खन, ऐसी चीजें, उसके अलावा ये बड़ा छोटा गोश्त, ये जो है ये चीजें जो है कम खाएं। अच्छा सर, मैं ये चिकनाई बहुत ज्यादा, बिल्कुल, मैं ये देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि जो देसी घी है ये बाकी से बहुत बेहतर है, आप इस्तेमाल। जी बिल्कुल है। देसी घी को तो बेसिकली अमेरिकन रिसर्च में भी उन्होंने देखा हुआ है, मगर देसी घी का ये है कि वो घर का बना हुआ देसी घी होना चाहिए, बाहर का बना हुआ नहीं। सही। और जो बाहर वाले या डब्बों वाले जो मिल रहे हैं वो चीजें नहीं।
सर का आप अपना बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। उसको भी, उसका भी मिकदार का हिसाब है कि मिकदार कितनी होनी चाहिए। एक आध चम्मच आप डेली 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा सही। ऑलिव ऑयल सर इसके हाँ, ऑलिव ऑयल भी। मगर अब देखिए ना, आम बंदे को टेस्ट के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबिलिटी का भी देखना होता है। सही। ये कौन का अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, हर बंदे के पास हर बंदे के बस की बात नहीं है कि हर बंदे को हम एडवाइस करें। जैसे हम मरीज को कहते हैं कि भाई ड्राई फ्रूट आप खाएं, उससे आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL वो बढ़ जाता है। सही। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम हर बंदे को कहें कि यार आप जो है वो बादाम और जो है पिस्ते खाओ या अखरोट खाओ। हाँ, क्योंकि वो इतनी प्राइस उसकी इतनी है कि हम किसी को नहीं कह सकते। ठीक है, तो मुआशी हालात भी जाहिर है उस समय रिजर्व बने होते हैं। सर्दियों में तो सर ये एक जो है ना लतीफे के तौर पे भी लोग बात करते हैं कि अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं, कहीं ऐसा ना हो फिर आपके पैसों से डॉक्टर साहब के बच्चे ड्राई फ्रूट खाए। नहीं, अब उसूलन तो खिलाने चाहिए ना। मगर अब आते हैं उसके बाद ये आपकी जो नेक्स्ट चीज है वो है फिजिकल एक्टिविटी है। एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपको जो रिकमेंडेशन है कि आपकी उम्र अगर 40 साल से कम है तो आपके लिए डेली 10,000 कदम चलना जरूरी है। सही, 10,000 कदम वॉक करें आप। वॉक करना। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम बात है कि आम लोग जो है ना वॉक और चहलकदमी में फर्क नहीं समझते। वो ऐसे टहल रहे होते हैं बाग में, अच्छा जी हमने तो वॉक किया। तो जब तेज चले और जिसमें आपका सांस फूले, वो उसका तरीका है कि उसका तरीका यही है कि वो कार्डियो जो एक्सरसाइज कहते हैं जिसको, जी जी, उसमें ये भी कहते हैं कि आप जो वॉक है उसमें आप पहले 3 मिनट तेज चलें, जी जी, और दूसरे तो अगले 3 मिनट है वो आहिस्ता चले। तो पहले 3 मिनट जब आप तेज चलते हैं तो आपकी दिल की धड़कन भी ज्यादा तेज हो जाती है और आपकी सांस भी ज्यादा उसी हिसाब से चढ़ता है। तो आपकी वो हार्ट के ऊपर जो है प्रेशर उस तरह बढ़ जाता है। ठीक है ना। फिर आप जब अगले 3 मिनट फिर स्लो चलेंगे तो फिर आपका हार्ट के मसल्स और वो दूसरी चीजें रिलैक्स होंगी। तो फिर उससे तो ये तरीका यही है कि आप पहले 3 मिनट तेज चलें, फिर अगले 3 मिनट स्लो चलें। इसी तरह आप जो है कम से कम वही 40-45 मिनट वॉक करें उसके लिए डेली, यानी 40 से 45 मिनट। अच्छा, अगर हम दौड़ की बात करें सर, तो क्या अगर एक बंदा 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दौड़ लगाता है, वो अगर 5-10 मिनट में पूरी कर लेता तो ये उसके बराबर ही होगी 40 मिनट। एक ही बात है वो कोई ना। आप अगर दौड़ सकते हैं उम्र के हिसाब से तो आप जो है आप जॉगिंग करें, जॉगिंग आपके लिए जी। ठीक है ना। तो जैसे आजकल यंगस्टर्स जो है ना वो जिम भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्ट्रेस एक्सरसाइज करते हैं, मगर उसके लिए भी उस आजकल जो रिकमेंडेशन है कि आपको जिम जाने से पहले जो है दिल के टेस्ट कराने जरूरी है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा अपना प्रेशर बढ़ा दें और आप अभी कबड्डी का प्लेयर थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान में वजह से है कि उसके लिए आपको पहले आपके हार्ट के टेस्ट होने चाहिए, जो उसके मुताबिक जो है आपको फिर जिम करना चाहिए। जैसे उसमें आपकी ETT वगैरह, एक जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है वो कराना चाहिए और इकोकार्डियोग्राम कराना चाहिए। ऐसे वाले टेस्ट आपको लाजमी पहले कराने चाहिए जिम जाने के पहले, ताकि आपके जिम में अगर आप कोई अपने ऊपर स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं या स्ट्रेचिंग ज्यादा करते हैं, वेट ज्यादा उठा लेते हैं, तो आपके प्रेशर बढ़ने से आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। सही। अच्छा, अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर एक और बड़ी अहम चीज है कि लोग जो है ना वो इसलिए डरते हुए टेस्ट नहीं करवाते, मैं टेस्ट करवाऊंगा तो मुझे बीमारी निकल आएगी। नहीं, इसलिए भी नहीं, मतलब ये दूसरा भी है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर टेस्ट हम करवा भी लेते हैं और वो नॉर्मल आ जाता है तो वो समझते हैं कि हमने पैसे जाया कर दिए। हाँ, वैसे भी डरते हैं, अच्छा यार मुझे बीमारी निकल आए। अभी हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो टेस्ट कराते तो हैं, अगर हमने रिकमेंड किए और वो करवा लेते हैं और जब बाद में अगर नॉर्मल आ जाते तो वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब ऐसे ही ऐसे पैसे जाया कर देते हैं। मगर वो ये नहीं समझते कि हम किन बीमारियों से बल गए हैं और अभी पता तसल्ली हो जाती है बंदे का स्ट्रेस खत्म होता है, दिन खत्म होता है, टेंशन खत्म होती है। तो नहीं वो निकलना। देखिए, बीमारी अगर आपके अंदर कोई भी अलामत महसूस आप करते हैं आप तो टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें डरने वाली बात नहीं, अगर कोई मसला है तो नहीं कर सकता, बिना तशखीस के आप इलाज नहीं कर सकते। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप टाइमली उसको चेक करें, अगर मसला है तो उसका हल निकालना। उसकी और वजह यह है कि इसी तरह लोग जो है ना भटकते हैं, मुख्तलिफ अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, लोकल जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, तो वो उनके पास चल चल के जाके मुख्तलिफ अलामात के चक्कर में दवाइयाँ खा के, मतलब ये कि टेस्ट नहीं कराएंगे, सिर्फ दवाइयाँ लेते रहेंगे कि भाई 2 दिन की इससे ले ली, 2 दिन की उससे ले ली, 2 दिन की इससे ले ली। इस तरह कर करके जब उनकी चीजें काफी खराब हो जाती हैं तो अब वो कहीं स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं और स्पेशलिस्ट तब तक बहुत देर हो जाती है, तब उनको पता नहीं चलता।
तो इसीलिए बेहतर हल यही है कि आप जो है अगर किसी अलामत को समझते हैं कि आपकी चीज में जिसम में कोई तब्दीली है, जी जी, जिसम में कोई तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं, जिसम में कोई आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो आपको लाजमी टेस्ट करानी चाहिए। सही। अच्छा, अगर हम डॉक्टर साहब बात करें देसी तरीका इलाज की, तो इसके अंदर जैसे जिंजर है, अदरक और इसी तरह लहसुन है जिसको हम थोम बोलते हैं, उसके इस्तेमाल से क्या वाकई जो दिल का इलाज किया जा सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है? नहीं, दिल का इलाज मतलब ये दिल की सेहत के लिए अच्छे बहुत है। अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, उसमें ये है कि आप ये है कि लहसुन वगैरह अब ये निहार मुंह दौड़ लगाते हैं तो अक्सर लोग इससे इस्तेमाल करते हैं। ये खाने की हिदायत इसलिए भी है कि उससे जो है आपकी जो है ना एक जो आपकी दिल की शरियाने हैं उसमें ये है कि वो बढ़ती तौर पे वो उनको डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ताकि आपकी ब्लड फ्लो जो है वो सर्कुलेशन ठीक हो जाए। सही। ताकि देखें, ये दिल की बीमारियों का इलाज नहीं है, या वक्ती तौर पे है। वक्ती तौर पे है कि आपकी जो अगर आप रोज खाते भी हैं तो आपके सिर्फ ये है कि वो वक्ती तौर पे जितनी देर उसका असर होगा वो उतनी देर अमल करे। सही। बाकी ये नहीं कि ये मुस्तकिल आपको कोई जो है इसका रिलीफ देता रहेगा या वो रहेगा, क्योंकि जो ब्लॉकेज है जो आपकी अंदर जो क्लाट बन चुके हैं, क्लॉट बन गया है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से या ब्लड की उसके क्लॉट से, तो वो आपके जिंजर या उससे डिजॉल्व नहीं होता। जैसे आपके वैसे आमतौर पे बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा अजवा खजूर का भी बताते हैं, जी जी, ये अजवा खजूर खाने से या उसकी गुठली का पेस्ट बना के खाने से या कुछ बनाने, इस तरह के टोटके आम सोशल मीडिया पे भी जो है शेयर किए जाते हैं, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं है इस तरह। अगर ऐसे होता कि अजवा खजूर के टोटके इस तरह इस्तेमाल करने से बहुत सारे दिल के मतलब फर्क पड़ जाता है। बहुत सारी जगहों पे तो ये भी लिखा होता है कि भाई ये अजवा खजूर खाने से या उसके गुठली का वो पेस्ट बना के खाने से आपके जो है दिल के बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर ऐसा होता तो अजवा खजूर तो खैर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर ये तो सऊदी अरब से ही आता है। सो सऊदी अरब में भी जाहिर है उनके पास तो आम चीज है, वहाँ तो अजवा खजूर ऐसे मतलब टके के भाव बिकने वाली चीज है ना, तो वहाँ भी दिल के अस्पताल हैं, वहाँ भी दिल के बाईपास होते हैं और उनको क्यों नहीं फर्क पड़ता, वो भी खा सकते हैं। अगर ऐसा होता कि भाई अजवा खजूर खाने से दिल की बीमारियों पे इतना असर पड़ जाता है या बाईपास के ऊपर असर पड़ जाता है कि दिल की शरियानें खुल जाती, तो वो भी सऊदी अरब में खा के जो है उससे ठीक हो सकते थे। सही। तो वो क्यों ऑपरेशन करा रहे हैं, या वहाँ की बाईपास सर्जरीज नहीं हो रही, क्या वहाँ भी हो रही है? सही, वहाँ भी दिल के मर्द के लिए मरीज दाखिल हो रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, वहाँ भी सब चीजें हो रही। सही। अच्छा, सोशल मीडिया के अंदर अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक अर्जुन का कोई दरख्त है, कहते हैं उसकी छाल से आप कहवा बनाएं या उसके पत्तों से, तो ये दिल के लिए बहुत बेहतर। ये भी है, ये भी है। देखें, वो मैंने वही कहा ना कि जड़ी बूटियां हैं जो ये कुदरती चीजें जो हैं वो आपको बेसिकली बहुत सारी चीजों में फायदा दे सकती है, जी जी, मगर उनका कोई ये नहीं है कि वो कोई परमानेंट इलाज है आपके लिए, परमानेंट इलाज नहीं है। वो आर्जी तौर पे आपकी चीजों को बेहतर कर दें। ऐसे आप ग्रीन टी पिए, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छी है, वो भी आपके दिल के लिए भी अच्छी है, ठीक है। कॉफी पिए, कॉफी भी आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप रूटीन में यूज करेंगे तो आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है, मगर वो आपका इलाज नहीं है किसी चीज का। इलाज दूसरी चीज होती है। आपको अपनी दिल की सेहत बेहतर रखने के लिए आप भले ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आप कावा पिए, मतलब चाहे अर्जुन की छाल का पिए बना के पिए, या कॉफी पिए, ग्रीन टी पिए, ये आपकी दिल की सेहत के लिए आप रूटीन में यूज कर सकते हैं। सही। ये जो कच्ची सब्जियां और सलाद के हवाले से कहा जाता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के लिए बेहतर होती हैं? सब्जियां तो देखें ना, कोई सलाद तो देखें, सलाद का वैसे जो है ये कोई इफेक्ट नहीं है कि दिल की सेहत के लिए, मगर सलाद ये है कि आपके पेट भरने के लिए और फाइबर की एक मिकदार आपको पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आपको उससे फाइबर और दूसरी प्रोटीन या कोई विटामिन आपको मिलती हैं जो आपको भी पेट भरने के लिए मतलब उसमें ज्यादा होते हैं। ये हम वजन घटाने के लिए, कम करने के लिए लोगों को रिकमेंड करते हैं सलाद। यानी हाँ, उसमें ये होता है कि आप हर खाने से पहले 15-20 मिनट पहले अपना जो है ना एक प्लेट सलाद की खाएं, चाहे उसमें आप खीरे खाएं, गाजर खाएं, बंद गोभी खाएं, जो भी आप पत्तों वाली सारी सब्जियां आप टमाटर हैं, टमाटर भी खा सकते हैं, वो भी हैं। ऐसे कोई भी ऐसी चीज आप एक प्लेट बना के उसमें वो खाएं, 15-20 मिनट के बाद आप खाना खाएं। उससे ये होता है कि आपका पेट थोड़ा सा पहले से भर जाता है और उससे फाइबर वगैरह ये वो चीजें आपकी डिजॉल्व होती हैं, तो फिर आपका जो होता है ना कि आपको महसूस होता है कि भाई आप पेट भरा हुआ है और आपको खाना जो है वो कम खाना पड़ता है। तो आप कम खाते हैं तो फिर आपका वजन भी उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब,
क्या आप समझते हैं कि सेहत के हवाले से पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे है? बहुत सर पीछे, बहुत पीछे है, उसमें कोई शक नहीं है। हमारी हुकूमती दावे तो बहुत सारे हैं कि हम बहुत सारी ये चीज़ें कर रहे हैं, मगर अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी अब देखें तो बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल है। साथ ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो आंखों का इलाज है, ये मेरा ख्याल है दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे है। इनका इतना अच्छा है। देखिए वो कर रहे हैं, वहाँ भी देखें उनके पास भी बीमारियां बहुत हैं, ऐसे नहीं है, मगर ये जाहिर है उनका रेशो फिर ये है कि हमारे जितना इसीलिए बनता है कि उनकी आबादी ज्यादा है। जी जी, हम 24 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी है, वो 1 अरब की आबादी से, वो बीमारियां उनके पास भी जितनी है, जाहिर है वो गुर्बत की माशी हालात के हिसाब से उसी हिसाब से। मगर ये है कि वो हमसे ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, इसमें शक नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ममालिक हैं, आप यहाँ से अगर हम बाहर दूसरे जो मुल्क देखें जो हमसे भी छोटे मुल्क हैं, जी जी, जैसे आप थाईलैंड जाएं, मलेशिया जाएं, जी भी हमारे इस्लामी मुल्क भी है ना, मतलब मलेशिया, दुबई जाएं, वो भी हमसे कितना छोटा मुल्क है। तो वहाँ की सहूलतें आप देखें तो आप आवाम के लिए क्या सहूलतें और क्या उनकी जो है वो उस वक्त एडवांसमेंट है उसमें हेल्थ केयर में, वो बहुत ज्यादा सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं सर आप? सर पैगाम यही है कि देखिए, नौजवान नस्ल के लिए पैगाम यही है कि अपनी सेहत का जो है ख्याल रखें। सबसे अहम चीज़ आप लोगों के लिए नींद है, जो आपकी तकरीबन रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए, या 8 घंटे कम कम होनी चाहिए। रात की नींद लाजमी है। रात की नींद आपके बहुत सारे जो है जिस्मानी बीमारियों की वजह बनती है, जिसके लिए अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, दूसरी चीज़ें जो उसमें आती हैं, उसमें सबसे दूसरी चीज़ जो है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहें, जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे और उस पर ध्यान दें, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने खाने पीने और रहन सहन पे ज़्यादा तवज्जो दें, जिसमें यही है कि आप अपने बाहर की चीज़ों के खाने के बजाय घर की चीज़ों को तरजीह दें, और रोज़ाना जो है वॉक के एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जो भी आपको इजी लगता है, जो भी मौसम के हिसाब से आपको बेहतर लगता है उस पर तवज्जो दें। वो आपके लिए आगे की ज़िंदगी का बेहतर एक तरीका है, जिसमें आप समझ लें कि आप अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आपने अगली ज़िंदगी के 50-70 साल कैसे गुजारने हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वो आपको उसी में ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए जितना हो सके अपनी सेहत पे तवज्जो दें और बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं।